Good morning, would be doctors. How is the Josh? Good. would be doctors, मैंने कल आपके साथ मॉडर्न फिजिक्स के सेकंड पार्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ड्यूल नेचर ऑफ मैटर डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ थर्ड पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स वी विल डिस्कस, दैट इज द न्यूक्लियाई। तो फर्स्ट इन द न्यूक्लियस इट इज आस्क्ड व्हाट इज द एटॉमिक मास यूनिट। तो व्हाट इज AMU? It is the 1/12 mass of one carbon atom. 1/12 mass of one carbon atom is called AMU. So how it is calculated? You will take what is the mass of one carbon atom? That will be 12 divided by Avogadro number and will take it its 1/12. So that comes 1/12 mass of one carbon atom. So this 1/12 mass of carbon atom, that is called AMU, and this AMU is equal to 1.67 into 10 raised power minus 27 kilogram or 10 raised power minus 24 gram. When, remember, this is very important point, whensoever 1 AMU mass is converted into energy, how much energy is obtained? 931 MeV energy is obtained. बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द न्यूक्लियर साइज। रिमेंबर वुड बी डॉक्टर्स, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। देयरफॉर रेडियाई ऑफ द न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियाई का जो रेडियाई होगा, दैट विल बी R is equal to R naught A raised power 1/3, where is the mass number? R naught is known as nuclear unit radius. Its value is 1.1 into 10 raised power minus 15 meter, or this is nearly equal to 1 Fermi. That is taken as the size of nucleus. From here we can calculate the density of the nucleus also. And remember, but your density of a nucleus is constant. It is independent of mass number and its density is nearly equal to 2.97 into 10 raised power 17 kilogram per meter cube. So would be doctors, simple सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है आपके पास 13 सितंबर 2020 को। कहता है कंपेयर द रेडियाई ऑफ टू न्यूक्लियाई विद मास नंबर 1 and 27। तो अब हमने इनके रेडियाई कंपेयर करने हैं, तो R1 अपॉन R2 क्या होगा? A1 अपॉन A2 रेज पावर 1/3। रेशियो ऑफ देयर मास नंबर इज 1:27, 1 into 27 रेज पावर 1/3, दिस बिकम्स 1/3। सो रेशियो ऑफ देयर रेडियाई विल बी 1:3। क्लियर? एंड नेक्स्ट पार्ट में पूछा जा सकता है इन द अबव क्वेश्चन व्हाट विल बी द रेशियोज ऑफ देयर डेंसिटीज। मैंने आपको बताया कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। रेशियोज ऑफ द डेंसिटी विल बी 1:1। तो कोई भी आपके पास न्यूक्लियाई और डिफरेंट मास नंबर जाए, उनकी डेंसिटीज की रेशियो क्या होगी? 1:1 होगी। नेक्स्ट आपसे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि मास डिफेक्ट के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन। एक्चुअली मास डिफेक्ट क्या होता है? जो एक्चुअल साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या है? लेस है एज कंपेयर टू देयर मास ऑफ द न्यूक्लियस। एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस एज कंपेयर टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मींस एक न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अब किसी भी न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? जितने उनके पास उनके न्यूक्लियस का मास है, लेकिन न्यूक्लियस का मास उससे क्या है? कम होता है। तो आपके पास दैट डिफरेंस ऑफ मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। सपोज दिस मास डिफेक्ट इज इक्वल टू, अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस ZXA, where Z is the atomic number, A is the mass number। जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतने इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अगर एक प्रोटॉन का मास कितना है? MP है, तो Z प्रोटॉन्स का मास कितना हो जाएगा? Z MP हो जाएगा।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दोज आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर एक न्यूट्रॉन का मास mn है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मास कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? a माइनस जेड। टोटल न्यूट्रॉन्स का मास क्या आ जाएगा? a माइनस जेड इंटू mn। सो एक्चुअली क्या है? मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या होना चाहिए? ZMP प्लस a माइनस जेड इंटू mn। तो एक्चुअली ये नहीं होता। अगर मास ऑफ द न्यूक्लियस कैपिटल M है तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन दिस मास एंड दिस मास। तो एक्चुअल मास क्या है? कम है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड, इसे हमने क्या कॉल किया है? दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। होता क्या है? ये मास गया कहां पे? एक्चुअली क्या है? दिस मास इज यूटिलाइजिंग जस्ट टू बाइंड द न्यूक्लियस टुगेदर। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स के कारण एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही है। उस रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरपास करने के लिए क्या है? दैट एनर्जी इज यूटिलाइज, कि जिससे न्यूक्लियस क्या है, प्रोटॉन्स क्या है, न्यूक्लियस के अंदर बाउंड रहें। तो आपके पास वो एनर्जी जो है आपके पास किसके बराबर होगी? जो कि न्यूक्लियस को बाइंड करने में यूज होगी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो दिस मास is converted into energy and that energy will be equal to delta m into c square. And it is very very important here, अगर आपने किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, if the masses are given in AMU, then क्या करना है? आपके पास सिंपल जो मास डिफेक्ट होगा मल्टीप्लाई बाय 931 कर देना है और आपके पास वो क्या आ जाएगी? दैट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी। This 931 delta m MeV is the binding energy of that nucleus. Clear? और mass defect, remember mass defect per unit mass number is called packing fraction and binding energy per nucleon जो है that gives the stability of the nucleus. Larger is the binding energy per nucleon, more will be the nucleus will be stable. अब सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज गिवन, दैट इज गिवन 4.0028 AMU is given, that is the mass of nucleus of the alpha particle, and it is given mass of proton is 1.00758 AMU and mass of neutron is given 1.00897 AMU. अब आपसे क्या पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज द मास डिफेक्ट ऑफ दिस न्यूक्लियाई? इस न्यूक्लियाई का मास डिफेक्ट क्या होगा? अब अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल के पास क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आपके पास प्रोटॉन का मास पता है, एक प्रोटॉन का मास पता है कितना है? 1.00758 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 1.00987 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। इस तरह इन दोनों को ऐड कर दोगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ जाएगा, माइनस इसमें क्या कर दोगे? मास ऑफ एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियर अल्फा पार्टिकल कर दोगे, दैट इज 4.0028 AMU। तो वो उनको सबट्रैक्ट करके आपके पास क्या आ जाएगा? मास डिफेक्ट आ जाएगा, दैट कम्स नियरली इक्वल टू 7.75 के करीब आ जाएगा। और अगर आपने इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दोगे, और अगर आपने इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है मल्टीप्लाई बाय से क्या कर दोगे? 931 कर दोगे। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर निकालनी है फिर अगेन यू विल डिवाइडेड बाय मास नंबर कर दोगे, तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगा। तो जितने भी आपके पास हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है? कम होती है। जितने लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई क्या होती है? कम होती है। लेकिन आपके पास जैसे 92 यूरेनियम 235 है, हैवी न्यूक्लियाई है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है?
कम होती है। जितने लाइटर 1s2 3h4 ये आपके पास न्यूक्लियाई क्या है, लाइटर न्यूक्लियाई हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी पर न्यूक्लियाई क्या होती है, कम होती है। तो जितने भी हैवी न्यूक्लियाई हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं, और जितने लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो भी आपके पास क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसलिए आपके पास जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं उनकी क्या टेंडेंसी रहती है, जस्ट टू गेन द स्टेबिलिटी, जस्ट टू इंक्रीज देयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो क्या करते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। और जितने हैवी न्यूक्लियाई हैं वो आपके पास जस्ट टू गेन द स्टेबिलिटी, वो अपने पास हैवी न्यूक्लियाई भी थोड़े से लाइटेस्ट न्यूक्लियाई में स्टेबल कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। फॉर एग्जांपल आपके पास जो 92 यूरेनियम 235 है, ये स्प्लिट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज स्प्लिट इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई। वो कौन से लाइटर न्यूक्लियाई हैं जिसमें ये स्प्लिट कर जाता है, दैट लाइटर न्यूक्लियाई आर बेरियम एंड किसमें स्प्लिट कर जाता है, दैट इज स्प्लिटेड इनटू बेरियम एंड क्रिप्टन। बेरियम और क्रिप्टन स्प्लिट करके इट इज जो बेरियम और क्रिप्टन बनेंगे, जो 2 लाइटर न्यूक्लियाई बनेंगे, वो क्या होंगे, आपके पास स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे हमने न्यूक्लियर फ्यूजन कॉल किया है। एक्चुअली क्या है, किसी भी आपके पास जो न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी है, दैट इज आल्सो चेक फ्रॉम इट्स N/P रेशियो। N/P रेशियो से भी हम उसकी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब अगर जो न्यूक्लियाई जिनकी न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो नियरली इक्वल टू 1 होती है, वो न्यूक्लियाई क्या होते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं। जिनकी N/P की रेशियो लेसर देन 1 है, या जिनकी क्या है, N/P की रेशियो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो वो न्यूक्लियाई क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जब आपके पास N/P की रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी तो आपके पास क्या, वहां पे क्या टेंडेंसी रहती है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो N/P की रेशियो क्या रहे, N/P की रेशियो क्या होगा कि नियरली इक्वल टू क्या आ जाए, 1 आ जाए। और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, आइदर और जब when these neutrons are converting into protons, उस केस में क्या है, they are emitting the beta particle। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, by emitting the beta particle, emit करके क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट करते हैं, और जिससे वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं। जब N/P की रेशियो लेसर देन 1 है, उस केस में क्या है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और जिससे N/P की रेशियो क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं, इन दैट केस दे आर एमिटिंग द एंटी बीटा पार्टिकल। उस समय क्या है, वो एंटी बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं। तो यहां से भी आपको एक बड़ा क्लियर हो गया कि आपके पास कब बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं, कब एंटी बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं, क्यों एमिट होते हैं, कौन से न्यूक्लियाई में एमिट हो सकते हैं। जिनमें N/P की रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी वो बीटा पार्टिकल एमिट करेंगे, जिनमें N/P की रेशियो लेसर देन 1 होगी वो आपके पास एंटी बीटा पार्टिकल एमिट करेंगे। तो आपके पास एज देयर इज ए बाइंडिंग एनर्जी, तो जिसके कारण आपके पास न्यूक्लियस के अंदर देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स भी एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। दिस इज स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जिसके कारण न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आपके पास बाउंड हुए हैं। क्लियर? व्हाट इज दिस रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी क्या है कि जितने भी आपके पास कुछ ऐसे सब्सटेंस है, देयर आर सम सब्सटेंस जो कि अपने आप ही क्या है, अनस्टेबल होने के कारण अपने आप ही क्या है, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं। उन सब्सटेंसेस को हमने क्या कॉल किया है, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। दो सब्सटेंसेस आर नोन एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कारण उनका क्या है कि वो हैवी होने के कारण अनस्टेबल है,
अनस्टेबल होने के कारण जस्ट टू गेन द स्टेबिलिटी वो कंटिन्यूसली क्या है रेडियो एक्टिव रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। कौन कौन सी रेडियो एक्टिव रेडिएशन एमिट करते हैं? अल्फा रेडिएशन एमिट कर सकते हैं, वो बीटा रेडिएशन एमिट करते हैं, वो गामा रेडिएशन एमिट करते हैं। जब ऐसा कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अल्फा रेडिएशन एमिट करता है तो उस केस में क्या होता है, उसका मास नंबर क्या है 4 से कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर जो है 2 से कम हो जाता है। और जब कभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बीटा रेडिएशन एमिट करता है तो उस केस में क्या है, उसका मास नंबर क्या रहता है, वही रहता है और एटॉमिक नंबर क्या है 1 से क्या कर जाता है 1 विद अमाउंट ऑफ 1 इंक्रीज कर जाता है। लेकिन कोई आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गामा रेडिएशन एमिट करता है तो उस केस में ना तो उसका मास चेंज करता है ना ही इसका एटॉमिक नंबर चेंज करता है। तो सिंपल आपने ये जब बात याद रखनी है, बहुत अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके पास कोई रिएक्शन दी होगी, उस रिएक्शन से पूछा जा सकता है कि जब ये कंप्लीट रिएक्शन हुई तो आपके पास उसमें कितने आपके पास अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, कितने आपके पास बीटा पार्टिकल्स एमिट हुए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्शन दी हुई है दैट इज गिवन 92 यूरेनियम 238। बहुत ही अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इट कैन बी आस्क्ड ऑन 13 सितंबर 2020 को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 92 यूरेनियम 238 है। 92 यूरेनियम 238 किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट इज कन्वर्टेड इनटू 82 लेड 206 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन में कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, कितने बीटा पार्टिकल्स एमिट हुए। अब आप देखोगे कि आपके पास इसका मास नंबर पहले कितना है 238 है और बाद में मास नंबर कितना रह गया 206 रह गया। चेंज इन मास नंबर कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 32 आ गया। क्लियर। और पहले एटॉमिक नंबर कितना है 92, बाद में एटॉमिक नंबर कितना रह गया 82। इट मीन दैट इसका एटॉमिक नंबर चेंज कितना कर गया 10 अमाउंट के साथ डिक्रीज कर गया। अब हमने निकालने हैं कि इसमें कितने अल्फा पार्टिकल्स और कितने बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे। अब जब इसका मास नंबर जो है आपके पास 32 अमाउंट से इंक्रीज कर गया तो इट इज वेरी क्लियर कि आपके पास 8 क्या हुआ, आपके पास अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे। कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हुए? क्योंकि क्या है आपके पास जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं वो जितना उसका मास नंबर चेंज करते हैं उतना ही आपके पास एटॉमिक नंबर उतने ही उसके पास अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। एज इट्स मास नंबर इज चेंज्ड बाय 32, एक अल्फा पार्टिकल का मास कितना है 4, तो इट मीन दैट इट इज एमिटिंग 8 अल्फा पार्टिकल। बट बीटा पार्टिकल, क्योंकि रीजन बीइंग कि जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है उसके कारण सिर्फ एटॉमिक नंबर चेंज करता है और मास नंबर चेंज नहीं करता। तो मास नंबर में सिर्फ चेंज किसके कारण आई है? अल्फा पार्टिकल के कारण आई है। क्लियर। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 10, लेकिन जब अल्फा पार्टिकल एमिट करता है एटॉमिक नंबर आल्सो चेंजेस। कितनी अमाउंट के? जब इसमें 8 अल्फा पार्टिकल एमिट हुए तो इट मींस दैट इसका जो एटॉमिक नंबर चेंज ड्यू टू अल्फा पार्टिकल वो कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल के कारण एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज करता है 2। तो आपके पास कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हुए 8, तो एटॉमिक नंबर विल बी डिक्रीज बाय एन अमाउंट 6। लेकिन एक्चुअली एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज कर रहा है 10, तो इट मींस दैट 6 एटॉमिक नंबर इंक्रीज भी कर रहा है। तो जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है, बीटा पार्टिकल के कारण एक अमाउंट से आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो यहां पे कितना एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ है 6 के साथ इंक्रीज हुआ है। तो इट मींस दैट आपके पास जो बीटा पार्टिकल एमिटेड हैं वो क्या हैं 6 हैं। तो in this whole reaction we can say 8 alpha particles are emitted, 6 beta particles are emitted.
सो ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है, इसे हम देयर आर 4 सीरीज रेडियो एक्टिव डिके की 4 सीरीज हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके सीरीज, जिसे कि हम यूरेनियम सीरीज कॉल करते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज 4n+2 सीरीज कहते हैं। अब आपके पास एक सीरीज है, द नेम ऑफ दैट सीरीज इज, अब उसमें भी पूछा जा सकता है कि कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल एमिट कर रहे हैं। नेम ऑफ दैट सीरीज इज एक्टिनियम सीरीज। एक्टिनियम सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है 92 यूरेनियम 235 और दिस इज द अनस्टेबल न्यूक्लियाई। जब ये स्टेबिलिटी गेन करता है तो लास्ट में जो एंड वाला एलिमेंट है वो कौन सा रह जाता है, 82 लेड 207, 82 pb 207। इट मीन दैट इस केस में इसका जो अटोमिक नंबर है, सॉरी मास नंबर है, वो कितनी अमाउंट के साथ चेंज कर गया। दिस इज 35, दिस इज 7, मास नंबर इज चेंज बाय एन अमाउंट 28, मास नंबर इज चेंज बाय एन अमाउंट 28। इट मीन्स दैट इसमें कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, 7 अल्फा पार्टिकल आर एमिटेड, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल का मास कितना है 4, तो कितने अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे आपके पास 7। अब 7 अल्फा पार्टिकल एमिट हुए। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितने अमाउंट के साथ डिक्रीज कर गया, क्योंकि यहां पे भी क्या है, एटॉमिक नंबर आल्सो डिक्रीजेस बाय 10, लेकिन आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग 7 आपके पास क्या है, अल्फा पार्टिकल एमिट हुए हैं। तो इट मीन दैट एटॉमिक नंबर शुड बी डिक्रीजेस बाय व्हाट अमाउंट, इट शुड बी डिक्रीजेस बाय एन अमाउंट 14, लेकिन एक्चुअली में क्या है 10 हुआ है। इट मीन दैट 4 कहीं ना कहीं से इंक्रीज हुआ है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कौन करता है, बीटा पार्टिकल एमिट करता है, इंक्रीज करता है। तो एक बीटा पार्टिकल के कारण कितना एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, 1। तो अगर आपके पास 4 एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ है तो इट मीन दैट 4 बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड। तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड हियर विल बी 4। क्लियर? सो इन दिस वे आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी रिएक्शन दी होगी कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने एमिट हुए, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स कितने एमिट हुए। सिंपल, आप पहले उनका क्या कर लो, चेंज इन मास नंबर निकाल लो, चेंज इन मास नंबर को 4 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड हो जाएंगे। ठीक हो गया। उस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल से एटॉमिक नंबर भी कितना चेंज हुआ, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, उतना एटॉमिक नंबर भी चेंज होगा। और फिर आप चेंज इन एटॉमिक नंबर निकाल लो, जो आपके पास जितना एटॉमिक नंबर आपके पास चेंज हुआ अल्फा पार्टिकल के कारण, उसको क्या कर दो आप, एक्चुअली जो चेंज हुआ उन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस जो है दैट विल बी द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। The increase in atomic number, that increase in atomic number will be due to beta particles. It means that जितना वो atomic number increase हुआ उतना ही आपके पास क्या होगा, वो उतने ही क्या होंगे आपके पास number of beta particles emitted होंगे। तो बच्चों एक इसमें और भी एक चीज आपको याद रखने वाली बात है कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं अल्फा रेडिएशंस की, बीटा रेडिएशंस की, गामा रेडिएशंस की, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ख्याल रखना। अब अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, गामा पार्टिकल्स क्या है आपके पास अनचार्ज पार्टिकल हैं। तो इसलिए आपके पास अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की जो आयनाइजिंग पावर होती है बहुत ज्यादा होती है, अल्फा की बीटा से भी ज्यादा होती है, लेकिन गामा की आयनाइजिंग पावर क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अब अल्फा और बीटा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल हैं, इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, गामा क्या है अनचार्ज है, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर ऑलमोस्ट 0 होती है। क्लियर? सॉरी, गामा क्या है आपके पास अनचार्ज है, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल क्या है, लेसर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, लेकिन गामा रेडिएशन की जो वेलोसिटी है इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। क्लियर? तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखनी होगी, डायरेक्ट इनके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो व्हाट इज द रेडियो एक्टिव डिके लॉ? रेडियो एक्टिव डिके लॉ क्या कहता है? कहता है नंबर ऑफ एटम्स
rate of disintegration of any radioactive substance is directly proportional to the number of atoms present at that instant. Means dN by dt, that is the rate of disintegration. This rate of disintegration, this is also known as activity होता, इसको हम क्या और क्या कर देते हैं, एक्टिविटी ऑफ radioactive substance. This is directly proportional to the number of atoms present at that instant, or this dN by dt is equal to minus lambda n. Here lambda is known as decay constant. लैम्डा को क्या कॉल करते हैं हम, डिके कांस्टेंट क्या कॉल करते हैं, और n क्या है याद रखना, here n is the number of atoms present at that instant. This n is not the initial number of present, नहीं है उस समय, जिस समय आपके पास उस सब्सटेंस की एक्टिविटी निकाल रहे हो उस इंस्टेंट के ऊपर जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं. क्लियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाती है रेडियो एक्टिविटी की, देखो वुड बी डॉक्टर्स, आपको मैंने बता दिया एक क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से आना ही आना है. क्लियर, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वी शैल गेट n इज इक्वल टू n नॉट e रेज पावर माइनस लैम्डा t. दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डिके. यहां पे नेगेटिव साइन यही इंप्लाई कर रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ एटम्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं. और ये रिजल्ट क्या इंप्लाई करता है, दिस रिजल्ट इंप्लाई दैट कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो डिके कैसे कर रहा है, अपनी इनिशियल पोजीशन से जो डिके करेगा उसका जो डिके है दैट विल बी एक्सपोनेंशियल डिके होगा. कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो एक्सपोनेंशियली ही डिके करता है. व्हाट इज दिस, दिस इज हियर n naught. n naught is the number of atoms present at this instant. Clear? तो जितने टाइम में ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपना हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स डिके कर जाएंगे उस टाइम को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम. और अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो इट कम्स दैट इज इक्वल टू 0.693 by lambda, or simply it is written as log E2 by lambda, or it can be written as 2.303 log base 10 of 2. Clear? So this is very very important कि half life of the radioactive substance 0.693 by lambda है. एक यहाँ पे हम एवरेज लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस भी डिफाइन करते हैं. एवरेज लाइफ टाइम क्या है, कोई भी आपके पास रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उसके पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है और उनकी हर एटम की जो अपनी अपनी लाइफ है उससे डिवाइड कर दें तो लाइफ ऑफ ऑल द एटम्स, लाइफ ऑफ all the atoms of the radioactive substance to the total number of atoms present, that is called the average life of the radioactive substance. And remember that average life of the radioactive substance T average that is equal to क्या होती है 1 by lambda है. तो T half divided by T lambda क्या है, T average वो क्या आ जाएगी 0.693 आ जाएगी. So this result implies that average life is greater than the half life of the radioactive substance. Direct multiple choice question आ जाएगा, पूछा जा सकता है कि T half divided by T average, ये क्या होगी, this is 0.693. या मल्टीपल चॉइस में आपके पास चॉइसेस लॉग की टर्म में भी दी सकती है. तो लॉग की टर्म में क्या होगी, लॉग बेस E2. अगर log बेस 10 दिया हुआ है तो 2.303 log बेस 10 दी होगी. अगर दोनों ही चॉइस दी हो 0.693 भी दी हो सकती है, log E2 भी दी हो सकती है, 2.303 log बेस 10 भी दी हो सकती है, और फोर्थ चॉइस में दिया हो सकता है ऑल ऑफ द अबव
तो तीनों चॉइसेस जी आपके पास क्या है, करेक्ट है। क्लियर? तो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास इस रेडियो एक्टिविटी के ऊपर एमसीक्यू होता है तो इसके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता हूं। आपने जितने भी एमसीक्यू सॉल्व करने हैं रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, एक क्वेश्चन आना ही आना है और आपने उसको सॉल्व कैसे करना है, हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व, इट विल बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ओनली n by n naught is equal to 1 by 2 raised power n। जितने भी आपके पास एमसीक्यू आएगा रेडियो एक्टिविटी के, आपने यही फॉर्मूला यूज करना है। व्हाट इज दिस n by n naught? फ्रैक्शन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। n by n naught क्या है यहाँ पे? दिस इज, रिमेंबर, दिस इज द फ्रैक्शन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। And what is here small n? Small n is the number of half lives। अगर एक हाफ लाइफ क्या है, t हाफ है, तो आपके पास ये स्मॉल n क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है। तो अगर आपने यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट निकालने हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है। नंबर ऑफ एटम्स, फ्रैक्शन नंबर ऑफ एटम्स डिकेड निकालने हो तो 1 माइनस दिस कर लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन नंबर ऑफ एटम्स डिकेड आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल बहुत ही आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, कहता है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 4 डेज। एक आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है रेडियम, उसकी हाफ लाइफ कितनी दी हुई है, 4 डेज दी हुई है। कहता है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल ओनली इट विल बी 1/8 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यूज। मतलब कि ये पूछा है कि आपके पास कितनी हाफ लाइफ्स के बाद, कितने डेज के बाद ये 1/8 रह जाएगा। 1/8 मतलब कि n by n naught क्या होना चाहिए, 1/8 होना चाहिए। 1/8 का मतलब क्या होगा, 1/2 रेज पावर n होगा, 1/2 रेज पावर 3 होगा। तो इट मीन दैट यहां पे n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो इट मीन दैट आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितना रह जाएगा, 1/8 रह जाएगा। इट मीन द एक हाफ लाइफ कितनी है इसकी, 4 डेज की है, तो कितनी देर के बाद ये 1/8 रह जाएगा, 12 हाफ लाइफ्स 12 डेज के बाद ये कितना रह जाएगा, 1/8 रह जाएगा। क्लियर? तो डायरेक्ट आपने कोई भी किसी तरह का भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी के ऊपर आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, तो आपने कोशिश करनी है। अगर सपोज करो आपके पास ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा तो रफली भी आपके पास, अगर आपके पास दिया हो कंप्लीट, आपके पास या ऐसे ना दिया हो 2 हाफ लाइफ या 3 हाफ लाइफ या 4 हाफ लाइफ, इस तरह से नहीं आता, 2.78 के करीब आ जाती है, ऐसी हाफ लाइफ आ जाती हैं, तब भी आपने कोशिश करनी है कि इसी फॉर्मूले के साथ आपने सॉल्व करना है। लोग के चक्रों में आपने नहीं फंसना है। अगर आप लोग के साथ वहां पे क्वेश्चन करने लग जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बट दैट क्वेश्चन विल टेक मोर टाइम। जस्ट रिमेंबर, रेडियो एक्टिविटी के 2 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स होते हैं। एक क्यूरी होता है, दैट 1 क्यूरी इज 3.7 into 10 raised power 10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड है। सेकंड यूनिट है इसके रदरफोर्ड इसके जो है 1 रदरफोर्ड जो है 10 raised power 6 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड होता है। थर्ड यूनिट है बैकरल जो है इसके एसआई यूनिट है, 1 बैकरल इज 1 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द रेडियो एक्टिविटी। तो व्हाट इज द न्यूक्लियर रिएक्शंस? न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या हैं आपके पास, जब कभी भी क्या है आपके पास, जैसे मैंने अभी बताया है कि आपके पास रेडियो, जैसे कि आपको बताया कि जो हैवी न्यूक्लियाई हैं या लाइटर न्यूक्लियाई हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने के लिए क्या है, और दूसरे न्यूक्लियाई में स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं, दैट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। बट क्या होता है कि समटाइम्स आपके पास कोई न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के ऊपर कोई हम पार्टिकल बम्बार्ड कर देते हैं, पार्टिकल बम्बार्ड करने के बाद वो न्यूक्लियाई क्या है, कोई फर्दर न्यूक्लियाई में सेपरेट कर जाता है, तो दैट इज कॉल्ड, और कोई साथ में पार्टिकल अमिट भी कर देता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये रिएक्शन है ZXA, ये न्यूक्लियाई है, इसके ऊपर एक आपके पास पार्टिकल बम्बार्ड कर रहा है, वो पार्टिकल क्या है, दैट इज Z2X A2 है। ये क्या है, आपके पास बम्बार्डिंग पार्टिकल है, और जब ये इसके ऊपर बम्बार्ड कर जाएगा तो आपके पास एक न्यूक्लियाई बन जाएगा, दैट न्यूक्लियाई विल बी Z3YA3 प्लस क्या हो जाएगा, एक आउटगोइंग पार्टिकल होगा Z4y A4 प्लस आपके पास क्या हो सकती है, कुछ एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब हो सकती है, दैट इज कॉल्ड Q वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जिसे हम क्या कहते हैं, अब इस न्यूक्लियाई में, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में A1 प्लस A2 इज इक्वल टू क्या होता है, A3 प्लस A4 होता है, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू क्या होता है, Z3 प्लस Z4 होता है। जस्ट रिमेंबर, इस न्यूक्लियर रिएक्शन को हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, X, Y, कैपिटल Y। दिस न्यूक्लियर रिएक्शन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ये क्या है आपके पास, पेरेंट, इसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई। ये आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई है, और ये आपके पास क्या होता है, डॉटर न्यूक्लियाई होता है। और व्हाट इज दिस, दिस इज द बम्बार्डिंग पार्टिकल, और ये क्या होता है, दिस इज आउटगोइंग पार्टिकल होता है। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने किसी न्यूक्लियर रिएक्शंस की Q वैल्यू आपने निकालनी है, तो Q वैल्यू आपने निकालनी है, तो Q वैल्यू, हाउ दिस Q वैल्यू ऑफ दिस न्यूक्लियर रिएक्शन इज कैलकुलेटेड, क्या करेंगे, Q वैल्यू ऑफ दिस न्यूक्लियर रिएक्शन, मास ऑफ क्या ले लेंगे, पेरेंट न्यूक्लियाई ले लेंगे, माइनस मास ऑफ बम्बार्डिंग पार्टिकल माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्लस मास ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल ले लेंगे। तो दिस इज द, और इफ दीज मासेस आर गिवन इन AMU देन इट इज मल्टीप्लाई बाय 931, तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज द Q वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर यहां पे ये Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कमिंग पॉजिटिव, इट मीन दैट एनर्जी इज रिलीज्ड, इफ इट इज कमिंग नेगेटिव तो दैट रिजल्ट इम्प्लाइज दैट कि एनर्जी इज अब्जॉर्ब, उस केस में एनर्जी क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास देयर इज ए 3 लिथियम 6 जिसके ऊपर न्यूट्रॉन बम्बार्ड करता है 0N1, और दिस स्प्लिट इनटू अल्फा पार्टिकल 2He4 प्लस 1H3 ट्रिशियम, मींस इसमें आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई क्या हुआ, 3 लिथियम 6 हुआ, और डॉटर न्यूक्लियाई क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल हुआ, बम्बार्डिंग न्यूक्लियाई क्या हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, आउटगोइंग पार्टिकल क्या हुआ, ट्रिशियम हुआ। तो आपके पास यहां से हम क्या कर सकते हैं, 3 लिथियम से आपके पास 3 लिथियम 6 का मास दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है, सारे मासेस, अल्फा पार्टिकल का मास दिया हुआ है, ट्रिशियम क्या दिया हुआ है, सभी के मासेस AMU में दिए हुए हैं। कितने कितने दिए हुए हैं, लिथियम का 6.015126 AMU गिवन, अल्फा पार्टिकल का 4.002604 AMU, न्यूट्रॉन का मास 1.008665 एंड ट्रिशियम का मास 3.016065। अगर हम ये सारे वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ओवर मल्टीप्लाई बाय 931 कर देंगे तो आपके पास Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन दैट कम्स 4.783 MeV आ जाएगी। तो इसी तरह आपके पास जैसे न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फिजन की भी अपने Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन निकालनी है। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि आपके पास 92 यूरेनियम 235 है, 92 यूरेनियम 235 के ऊपर जब न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं, 92 यूरेनियम 235 के ऊपर जब यूरेनियम बम्बार्ड करेगा तो ये दिस यूरेनियम will be separated into 2 particles, krypton, 2 nuclei, krypton and barium, 56 barium 141 plus 36 krypton 92, साथ में क्या होंगे आपके पास 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन्स आर emitted. So this is a nuclear fission. तो इस न्यूक्लियर फिजन में जब इस तरह से न्यूक्लियर फिजन होती है तो आपके पास क्या है 200 MeV एनर्जी इज रिलीज। और ये 200 MeV एनर्जी रिलीज हमें कैसे पता चला, यूरेनियम का मास हमें पता चल गया, न्यूट्रॉन का मास हमें पता है,
बेरियम का मास पता है, क्रिप्टन का मासेज पता है, ये सारे मासेज हमें AMU में पता है, इनकी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और इनको मल्टीप्लाई बाय 931 कर दिया तो हमारे पास 2 MeV एनर्जी आ गई। और ये 200 MeV जो एनर्जी रिलीज है दैट इज द एनर्जी released by one atom of uranium है। This is the energy released by one atom of uranium है। समटाइम आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम के साथ न्यूक्लियर फिजन में 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम से कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो हम क्या होता है आपके पास 235 ग्राम अगर यूरेनियम है तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स है। अगर हमें पता है जो 200 MeV एनर्जी रिलीज है दैट इज एनर्जी रिलीज बाय 1 एटम ऑफ यूरेनियम, तो उसको अगर हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट एनर्जी कम्स रिलीज बाय द 235 ग्राम ऑफ यूरेनियम। फिर उसके बाद अगर हमने 1 ग्राम से निकालना है तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 235 कर देंगे, तो दैट कम्स द एनर्जी रिलीज बाय 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम। क्लियर। अगर इसमें यहाँ पे पर न्यूक्लियर पूछ लिया जाए कि आपके पास न्यूक्लियर फिजन में पर न्यूक्लियर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, आपके पास ये जो 200 MeV एनर्जी रिलीज है दिस इज गिवन बाय 235 न्यूक्लियंस। 235 न्यूक्लियंस ऑफ यूरेनियम इज गिविंग द एनर्जी ऑफ 200 MeV। पर न्यूक्लियन जो एनर्जी आएगी दैट कम्स 0.9 MeV एनर्जी आती है। जस्ट रिमेंबर एटम बम में जो आपके पास एटम बम में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज द एनर्जी रिलीज ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन। रिमेंबर कि आपके पास जो न्यूक्लियर फिजन क्या है, दो तरह की रिएक्शन होती हैं। एक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन में क्या है, दो तरह की चेन रिएक्शन होती है। कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। मींस चेन रिएक्शन क्या है पहले कि न्यूक्लियर फिजन में जो 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, जब हम एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराते हैं, यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड कराते हैं, उसके बाद 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। वो 3 न्यूट्रॉन्स क्या है फर्दर यूरेनियम के न्यूक्लियाई के ऊपर बम्बार्ड कर सकते हैं। अगर वो फर्दर बम्बार्ड कर दें, 3 न्यूक्लियर बम्बार्ड कर दें, तो उसके बाद जब 3 न्यूक्लियर फिजन होंगी जिसमें फर्दर 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे। इस तरह से ये रिएक्शंस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। इस तरह से इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं। तो दो तरह की चेन रिएक्शन है, एक अनकंट्रोल्ड एक कंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन मींस जो आपके पास एटम बम बनता है विच इज वेरी वेरी डेंजरस, वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है कि मींस उसमें जितने आपके पास न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो फर्दर आपके पास यूरेनियम के ऊपर कंटिन्यूसली बम्बार्ड करते रहते हैं, जिसके कारण क्या है वो रिएक्शन क्या रहती है, कंटिन्यूस रहती है। एक मिनिमम मास ऑफ द यूरेनियम रिक्वायर्ड होता है फॉर दैट जस्ट टू सस्टेन दैट अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। दैट मास ऑफ यूरेनियम इज कॉल्ड क्रिटिकल मास, और उसका कॉरस्पॉन्डिंगली जो साइज होता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल साइज। अब आपके पास उसमें कुछ पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ न्यूट्रॉन्स आपके पास क्या कर जाएं, एस्केप कर जाएं। तो उसके लिए हमारे पास जो होता है कि जितने भी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और जितने भी न्यूट्रॉन्स आपके पास लॉस हो रहे हैं, उस रेशियो को जस्ट रिमेंबर दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन फैक्टर। अगर आपने चेन रिएक्शन रखनी है तो रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। जब आपके पास रिप्रोडक्शन फैक्टर ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास रिएक्शन क्या होती है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। जो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है वो मोस्टली क्या है, आपके पास जितने भी आगे पावर रिएक्टर्स हैं, जितने जैसे आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उसमें जो है आपके पास कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन यूज होती है। तो रिमेंबर इट, डायरेक्ट यहां से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में लाइटर न्यूक्लियाई जो है हैवियर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं। लाइटर न्यूक्लियाई इज कन्वर्टेड इनटू जैसे 1s2 प्लस 1s2 दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2He4, और उसमें आपके पास 24 MeV एनर्जी इज रिलीज। तो यहाँ पे
4 न्यूक्लियॉन्स 24 MeV एनर्जी रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियाई जो है दैट विल रिलीज द एनर्जी 6 MeV एनर्जी रिलीज करता है। सो न्यूक्लियर फ्यूजन इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन, क्योंकि पर न्यूक्लियन वहां पे 0.9 MeV एनर्जी रिलीज हो रही है और यहाँ पे पर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 6 MeV एनर्जी इज रिलीज। सो इट इज सेड कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर फिजन। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड अपॉन न्यूक्लियर फ्यूजन। सन के ऊपर भी जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होती है। नो डाउट सन के ऊपर दोनों ही रिएक्शन होती हैं। पहले क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए यू नीड ए वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा आपके पास टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है, और वो टेम्परेचर हम कहां से लेकर आते हैं, दैट टेम्परेचर इज अटेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सन के ऊपर पहले न्यूक्लियर फ्यूजन से एक लार्ज टेम्परेचर मेंटेन होता है, उसके बाद आपके पास उस टेम्परेचर के साथ न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, देन वी आर गेटिंग दैट लार्ज एनर्जी। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द रेडियो एक्टिविटी। तो जस्ट बच्चों याद रखो कि आपके पास एक क्वेश्चन इसके ऊपर आना ही आना है। सो थैंक यू वेरी मच वुड बी डॉक्टर्स। वुड बी डॉक्टर, जैसे आपको पता है कि जी मेरी सारी की सारी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। बच्चों वुड बी डॉक्टर्स, आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है, कोरोना को हराना है, इंडिया को जिताना है। तो इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्य शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।